नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा से आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज हम बीए भाग द्वितीय के टॉपिक आउट वर्ण व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। देखिए, वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारत के सामाजिक सरोकार को भली भांति पूर्णता प्रदान करने के लिए हमारे प्राचीन सोशल साइंटिस्टों के द्वारा, समाज वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया एक अद्भुत कार्य था। अब इसकी उत्पत्ति के कहाँ कहाँ से हमें वृत्तांत मिलते हैं, उनकी स्थितियाँ मिलती हैं। देखिए, अपने जहाँ से लिखित साहित्य प्राप्त हुए वो थे वेद, और वेदों से इसकी रचना मानी जाती है। वेदों में जैसे कि आप जानते हैं 4 वेद रहे: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेदिक कालीन संस्कृति और उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति, जिसमें बाकी के 3 वेद आते हैं, उनमें भी काफ़ी लंबे समय का अंतराल रहा। लेकिन ऋग्वेद में जैसा कि आप जानते हैं 10 मंडल हैं और 1048 सूक्त हैं। उसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहली बार हमें जो इसका पहला सिद्धांत भी बनाया गया है, वहाँ पर इनकी उत्पत्ति का संचार हुआ। विराट पुरुष ब्रह्मा से कहा जाता है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। वो कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों की एक फिलोसॉफिकल दार्शनिक सोच के आधार पर इनके अधिकार बनाए गए, इनके कर्तव्य बनाए गए, समाज में इनकी स्थिति को पूरी तरह से निरूपित किया गया। ब्राह्मण को अध्ययन अध्यापन का कार्य दिया गया कि वह ज्ञानोपार्जन करेगा और उसके आधार पर ज्ञान, यज्ञ, हवन, इस सारी प्रक्रिया को संचालित करेगा, समाज को सुसंस्कृत करेगा, समाज को अंदर ज्ञान का आविर्भाव करेगा और समाज का सांस्कृतिक विकास करेगा। दूसरा वर्ग था क्षत्रिय। क्षत्रिय वह लोग थे जो अपने बाहुबल से समाज की सुरक्षा करेंगे, प्रतिद्वंदियों से समाज को बचाएंगे, और वह राजा का रूप बना। तीसरा था वैश्य। वैश्य वह वर्ग था जो कि बाजार के अंदर जितने भी प्रकार के आर्थिक मापदंड के कार्य होंगे, उनको वह पूरी तरह से निर्वाहित करेगा और उनको ऊपर नियंत्रित रखेगा। शूद्र वह लोग थे जो समाज में जितने भी प्रकार के कार्य किए जाते थे, जो कि सफाई व्यवस्था से संबंधित थे, जो कि किसी भी कला से संबंधित थे, उन सारे कार्यों को वह, यानी कि सेवा भाव का जो कार्य था, वह शूद्रों के बीच में आया। इन व्यवस्थाओं के साथ में अपन देखेंगे कि तत्कालीन समय 4 आश्रम व्यवस्था भी बनाई गई थी, वह भी इन वेदों के साथ समाहित थी: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इनकी अपन अलग से चर्चा करेंगे। दूसरा जो सिद्धांत उत्पत्ति का हुआ, वह गुण एवं कर्म से उत्पत्ति का सिद्धांत। गीता के अंदर इसका कृष्ण के द्वारा बताया गया है कि जैसे जैसे मुझे जिन जिन जातियों की आवश्यकता हुई, उनको मैंने गुण एवं कर्मों के आधार पर उनकी उत्पत्ति करी थी। तो यह दूसरा सिद्धांत प्रतिपादित मिला। तीसरा है जो महाभारत के शांति पर्व में मिलता है कि रंगों से वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत। जिस जिस रंग के जो व्यक्ति हुए, उन्हीं के आधार पर इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया गया। चौथा है जो कि व्यावसायिक उत्पत्ति का सिद्धांत। जिस जिस कर्म की आवश्यकता हुई, उस कर्म के आधार पर इनकी उत्पत्ति होती चली गई। और पांचवा है जैसे जैसे समाज ने चाहा कि इस वर्ण की उत्पत्ति हो, उस वर्ण के हिसाब से उसको बना दिया गया। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर आया, जो कि हम गुण और दोष की जब चर्चा करेंगे तब अपन जानेंगे कि प्रारंभ में यह पूरा का पूरा कर्म के ऊपर आधारित था। जो जैसे कर्म करता था वह उसी वर्ण में चला जाता था। लेकिन कालांतर में जब स्थितियां बदलने लगी तो उस स्थिति के अंदर यह जन्म के ऊपर आधारित हो गया, कर्म पे न हुआ। अब अपन चर्चा करेंगे कि वर्ण व्यवस्था के गुण क्या क्या थे। समाज में कल्याण की भावना पहला इसका बड़ा गुण जो माना जाता है कि समाज को डेवलप करने के लिए, समाज को अच्छे तरीके से संस्कारित रूप में चलाने के लिए इस व्यवस्था का आविर्भाव हुआ था
और इसमें इसने अपनी महत्ता बताई और समाज को एक अच्छे रूप में परिष्कृत किया। श्रम विभाजन का महत्व है। इसमें यह माना गया कि जिस व्यक्ति की जिसमें दक्षता होगी, अगर उसी में उसका डेवलपमेंट किया जाएगा तो वह ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा, और इसीलिए उसका विभाजन उस रूप में हो जाएगा। अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, जो कि तीसरा इसका गुण माना जाता है, वह किसी भी रूप में डेवलप नहीं होगी। अगर सुनार का बेटा सुनार होगा तो अच्छे गहने गढ़ेगा, कुम्हार का बेटा कुम्हार का कार्य करेगा, अच्छे घड़े बनाएगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा तो वह अच्छी चिकित्सा करेगा, वैद्य का बेटा वैद्य होगा, अच्छी चिकित्सा करेगा, और अगर अच्छे पंडित का बेटा है तो वह अच्छा ज्ञान देगा, और राजा जो कि राजत्व के गुण अगर वह होगा तो वह अच्छा राजकार्य करेगा। इस सारी स्थिति को इसमें निरूपित किया गया और उनके माध्यम से समाज को संचालित करने की प्रक्रिया की गई। समानता का भाव, जब सभी अपना अपना कार्य करेंगे और अपनी व्यवस्थाओं के अंदर अंतर्निहित व्यवस्थाओं से चलेंगे तो उससे सभी के अंदर समानता का भाव भी आएगा। और अंतिम जो गुण माना गया, आपसी सहयोग की भावना। समाज में सभी को एक दूसरे की आवश्यकता हर क्षण प्रतिक्षण रहती है, और जब इस प्रकार का विरोधाभास नहीं होगा, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, समाज के सोशल वेलफेयर की बात होगी, तो उस स्थिति में वहाँ पर आपसी सहयोग भी बहुत अच्छे से डेवलप होगा। अब अपन बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के दोष। देखिए, तत्कालीन समय वर्ण व्यवस्था के कुछ ऐसे दोष भी थे जिनके माध्यम से समाज में कुछ गतिरोध हुए। पहला था हिंदू धर्म का विभाजन। जैसे जैसे इसमें समाज में इनकी वर्ण की स्थितियां खराब होने लगी तो उससे समाज में क्या हुआ, आपसी विरोधाभास आने लगे, समाज के अंदर आपसी स्थितियां बिगड़ने लगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि पहले यह किस पर आधारित था, यह कर्म के ऊपर आधारित था, यानी कि नीचे के कर्म का व्यक्ति भी अच्छे कर्म करके ऊपर के वर्ण में जा सकता था। लेकिन कालांतर में यह स्थितियां बदलने लगी और यह जन्म के ऊपर आधारित होने से समाज में इसकी स्थिति अलग रूप से आने लगी। राष्ट्रीय एकता व सामाजिक एकता पर प्रहार। जब आपसी विरोधाभास होने लगे, आपसी विरोध आने लगे, वैचारिक स्थितियां खराब होने लगी, तो इसका राष्ट्रीय एकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और राष्ट्रीय एकता को इससे काफी नुकसान हुआ। तीसरा है वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित। देखिए, जब जब समाज के अंदर जिन जिन कार्यों की उत्पत्ति होती गई, नवीन कार्यों की उत्पत्ति होती गई, उन्हीं के अनुसार वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित होती गई, और वह वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था, जातियों से उपजातियां, और न जाने कितनी जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। और ऐसी स्थिति में वहाँ पर स्थितियाँ जो समाज के विघटन के दौर में आती हुई चली गई, और यह पूरा समाज धीरे धीरे विघटित स्वरूप में जाते हुए चला गया। ये एक बहुत बड़ा नुकसान भारतीय सामाजिक व्यवस्था को हुआ, जो कि इस व्यवस्था से डेवलप हुआ। चौथा अपन करते हैं विचार दोष के बारे में। तो अपन पाते हैं कि संकुचित विचारधारा को जन्म। जब धीरे धीरे समाज के अंदर विरोधाभास होने लगे तो उसके अंदर कार्यों के प्रति भी अलग अलग भाव आने लगे। कुछ कार्यों को श्रेष्ठ बताया जाने लगा, श्रेष्ठता के रूप में प्रतिस्थापित किया जाने लगा, और कुछ कार्यों को निम्न स्तर के कार्यों में बताया जाने लगा। उससे समाज के अंदर स्थिति बदली और लोगों को एक दूसरों के कार्यों में विचारधारा को नीचे की ओर दिखाने की जो प्रवृत्ति बनी, वह संकुचित रूप से बनी। अंतिम, जन्म पर आधारित होना। जैसे कि अपन चर्चा कर रहे हैं कि धीरे धीरे यह जब जन्म पर आधारित हो गया तो यह व्यवस्थाएं खराब होने लगी, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में अपने पिता के अनुकूल या अपने वंश की परंपरा के अनुकूल योग्यता नहीं थी और उसे भी वह कार्य करना पड़ा, तो समाज को उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े और प्रतिकूलता की स्थिति वहाँ पर आने लगी। तो यह सारी व्यवस्था थी जो कि प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था और की उत्पत्ति के सिद्धांतों से लेकर उसके क्या गुण रहे, क्या दोष रहे, यह व्यवस्था इसमें समाहित है।